नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो स्कूल शिक्षा विभाग है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 में आपका जो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर हुआ था, पहला पेपर जिसमें आपको 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका बुकलेट सीरीज ए का आपको जो पेपर दिया गया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, उसमें आपका जो जीके का पहला प्रश्न पूछा गया था, 150 नंबर का ये पेपर होता है, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये आया था, आपको इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। यानी किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? अशोक का इलाहाबाद स्तंभ, ये आपको इसमें बताना है। देखिए, अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ है, इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। देखिए, अशोक का ये जो स्तंभ है, ये मूलतः आपका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के समय में बाद में इसे इलाहाबाद या प्रयागराज लाया गया था। और ये जो अशोक का प्रयागराज या जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसी के ऊपर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आपको पता होगा संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखी गई है, और हरिशेन इसके लेखक हैं और तिलभट्ट इसके उत्कीर्ण करता है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इसी इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ के ऊपर लिखी गई है। तो समुद्रगुप्त का लेख है वो भी अशोक के इसी इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा आपका मुगल काल के अंतर्गत जो अकबर हुए हैं, अकबर का दरबारी विद्वान बीरबल, जिसका मूल नाम महेशदास था, तो उसे बीरबल का लेख भी इसी इलाहाबाद स्तंभ लेख के ऊपर है। और अकबर के बाद में शासक कौन बने थे? आपके जहांगीर। तो जहांगीर का जो लेख है वो भी आपका इसी इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर है। तो किस किस से संबंधित है ये? अशोक का है, इसका मतलब अशोक का लेख है, समुद्रगुप्त का लेख है, उसके बाद में आपका अकबर के समकालीन जो बीरबल हुए हैं उनका लेख है, और जहांगीर का लेख है। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है वो इसी के ऊपर लिखी गई है। तो ये आपका समुद्रगुप्त ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा है, तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके चाणक्य थे। और जो चाणक्य थे वो कहां से संबंधित थे? आपके तक्षशिला से संबंधित थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो मौर्य काल के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाएगा? आपका तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नर सह सांख्य चरित्र, नर नव सह सांख्य चरित्र जो है ग्रंथ है, ये आपका पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, बीजक किसके द्वारा रचित है? ये आपको बताना है, बीजक किसके द्वारा रचित है। तो देखिए, बीजक के जो रचयिता है वो कौन? आपके कबीर है। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, और कबीर के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये महान संत हुए हैं। इनका जो जन्म है ये कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में कबीर जी का जन्म हुआ था। लहरतारा काशी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और कबीर जी का जो लालन पालन है वो नीरू और निम्मा नाम के दंपति के द्वारा किया गया था। और ये किनके शिष्य थे? आपके रामानंद जी के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या था? आपका रामानंद थे। और इनके एक सूफी संत थे, सूफी संत गुरु थे इनके तकी। तकी कितना प्यारा नाम है। तो तकी के ये शिष्य थे कबीर जी, और तकी के प्रभाव में आकर ही कबीर जी निर्गुण धारा के संत बने थे। यानी कि जो निर्गुण और सगुण धारा के जो विचारधारा है उसमें जो निर्गुण धारा है उसके संत बने थे कबीर जी। किसके प्रभाव में आकर? तकी के प्रभाव में आकर। ये जो तकी है ये एक सूफी संत थे। ठीक है, उसके बाद में कबीर की बात करें तो दिल्ली के समकालीन, इनके समकालीन जो दिल्ली के सुल्तान थे मुख्य रूप से वो कौन थे? आपके सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कबीर जी के समकालीन है वो दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? आपके सिकंदर लोदी थे। और कबीर जी जो अपने उपदेश देते थे वो कौन सी बोली में या कौन सी भाषा में देते थे? आपके खड़ी बोली में। ठीक है, खड़ी बोली के अंतर्गत ये उपदेश देते थे। खड़ी बोली ये थोड़ी सी आपकी कर्कश या जो बोली है वो मुख्य रूप से होती है। यानी खड़ी बोली यानी अपन जो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बात केकरी है, डांकी दी है ना, यानी तो उस हिसाब से यानी इनके जो उपदेश हैं वो खड़ी बोली में है। और जो धार्मिक आडंबर है उनके विरोध करते हुए उन्होंने सांप्रदायिक शब्द भावना के ऊपर बल दिया था कबीर जी ने। और कबीर जी के जो उपदेश हैं वो आपके कौन से ग्रंथ में? बीजक नाम का जो ग्रंथ है उसमें कबीर जी के मुख्य रूप से जो ग्रंथ है उपदेश है वो संग्रहित है। और ये बीजक ग्रंथ है ये भी आपके 3 भागों में है, जैसे आपका सखी, शबद और रमेनी। सखी, सखी, शबद और रमेनी, ये 3 भागों में ये बीजक ग्रंथ है ये बटा हुआ है। और ये कबीर जी है, कबीर जी के
जो शिष्य हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका भागवदास और धर्मदास, ये इनके दोनों मुख्य शिष्य थे। और कबीर जी के बाद में जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो कौन बने थे? आपके धर्मदास ही बने थे। और कबीर जी की मृत्यु कब हुई थी? आपकी 1518 में, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1398 से लेकर 1518 तक, तो देख लो आप, ये 120 साल के लगभग ये जीवित रहे थे। और मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कबीर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी? शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी अकबर ने, आपको बताना है। तो अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अक्टूबर 1567 की बात हो रही है, यानी चित्तौड़गढ़ के कौन सा साका? तीसरा साका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका। और उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? मेवाड़ का राणा कौन था? ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले बात कब की हो रही है? अक्टूबर 1567 में। तो 1567-68 में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर ने किस पर आक्रमण किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो 1567-68 की बात हो रही है। तो देखो महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताया, महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने थे और 1597 तक रहे थे। तो 1572 में, यानी महाराणा प्रताप के पिता की बात हो रही है। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? आपका उदय सिंह था। तो उदय सिंह क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब अकबर ने 1567 अक्टूबर में आक्रमण किया था मेवाड़ में, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? आपका उदय सिंह था। और इस उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया, जिसको जयमल और फत्ता के नाम से जाना जाता है। तो जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह गोगुंदा, आपके उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां हैं, तो गिरवा की पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। और आपके जो फतेह सिंह सिसोदिया और जो जयमल मेड़तिया हैं वो इस युद्ध में मोर्चा संभालते हैं। और इस युद्ध के अंतर्गत आपका जयमल और फत्ता इस युद्ध अभियान के अंतर्गत मारे जाते हैं। 1568 में ही अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है। और इस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो फतेह सिंह सिसोदिया हैं, उनकी जो पत्नी थी फूलकंवर, उसके नेतृत्व में जोहर होता है। और ये आपका चित्तौड़गढ़ के इतिहास का तीसरा साका कहलाता है। 25 फरवरी 1568 को, ध्यान में रखना आपको, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तीसरा साका होता है। उसके बाद में जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया की वीरता से अकबर काफी प्रभावित होते हैं और आगरा किले के मुख्य द्वार के ऊपर पत्थर की मूर्तियां अकबर लगवाते हैं। तो जयमल मेड़तिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेड़ता का शासक था। ये 1562 में ही उदय सिंह की शरण में आ गया था। 1562 में ही जयमल मेड़तिया उदय सिंह की शरण में आ गया था। बाद में उदय सिंह ने इसको अपना जो सेनापति है वो भी नियुक्त कर दिया था। और फतेह सिंह सिसोदिया या फत्ता राठौड़, तो ये आपके अमेठ राजसमंद में जगह है एक अमेठ, तो अमेठ का जागीरदार था कौन? आपका फतेह सिंह सिसोदिया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उदय सिंह उस समय शासक था। अगला प्रश्न देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और किसकी असफलता के बाद में यह शुरू हुआ था? तो देखो 1942 के अंतर्गत ही आपका भारत में क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। अगर आपको पर्टिकुलर डेट पूछे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आपका 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में ही भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संदर्भ में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये किसने सोचा था? अगले 100 वर्षों तक हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित करने के संबंध में अगले 100 वर्षों तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं, वो कितनी बार रहे थे? 2 बार ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 2 बार। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कि कहां गोली मारकर हत्या की गई थी? देखिए ये प्रश्न है, ये आरपीएससी के द्वारा हालांकि डिलीट कर दिया गया था। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था अपनी फाइनल आंसर की में। अब क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है उसके अंतर्गत ही आपकी चंद्रशेखर आजाद की मौत हुई थी, यानी इन्होंने खुद आत्महत्या की थी गोली मारकर। तो अंग्रेजों के हाथ आए बिना ही इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, लेकिन इलाहाबाद का जो नाम है वर्तमान में वो आपका प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, अब ये सोचकर ही बोर्ड आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। हालांकि ये डिलीट किया गया था, लेकिन अगर आपको एग्जाम में फिर से इस तरीके का कोई प्रश्न दिया हुआ मिले, वहां पर आपको प्रयागराज मिले, तब तो आपको वो करना है। अगर वो ना मिले तब आपको इलाहाबाद इसके अंतर्गत करना है। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था
विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन, इस कथन से किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। अब देखिए स्वराज्य के संदर्भ में मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो विचार है ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रतीत होते हैं। ठीक है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। फिर देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसमें सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है, सबसे अधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। आप बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये आपका 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है, 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। इतनी लंबी अवधि तक और बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि आपका 3 चरणों में अपन पढ़ते हैं जब इसकी बात करते हैं, तो इसके सेकंड चरण के अंतर्गत इसका जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। 1916 में विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं और उम्माजी के खेड़े को अपने आंदोलन का केंद्र बनाते हैं। 1916 में ही विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है और साधु सीताराम दास को इस किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1917 में विजय सिंह पथिक ने ही बिजोलिया में वेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो किसान पंच बोर्ड पूछे तो 1916 में विजय सिंह पथिक, उपरमाल पंच बोर्ड पूछे तो 1917 में विजय सिंह पथिक, और उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करने के बाद में ही विधिवत रूप से इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया था। और इस उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था? तो मन्नाजी पटेल को बनाया गया था। और युवाओं के लिए विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया था। और एक उपरमाल रो डंको नामक जो पर्चा है या जो पंपलेट है वो भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही जारी की गई थी। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी इसको नेशनल रूप में, इसको फेमस करने के लिए, यानी इसको राष्ट्रीय रूप देने के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से एक प्रताप नाम का समाचार पत्र है ये प्रकाशित होता है, जो कि प्रताप नाम का समाचार पत्र, ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक होते हैं, वहां से इसमें समाचार पत्र है, इसमें सूचनाएं हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन की वो प्रकाशित करवाते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने का वो प्रयास करते हैं। फिर 1919 में ही महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान के ऊपर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है, जिसमें विजय सिंह पथिक के अलावा रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ये सभी व्यक्ति भी इस राजस्थान सेवा संघ से संबंधित हैं। लेकिन बाद में वर्धा महाराष्ट्र से इस राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है ये आपका कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो राजस्थान में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, बाद में इस राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किया था। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसने, इन किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? देखिए मदन सिंह के नेतृत्व में बात हो रही है, 1927 में बात हो रही है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 1857 की क्रांति के समय भी शासक कौन था आपका? मदन सिंह है। वो कहां का शासक था आपका? मदनपाल करौली का शासक था। ठीक है, और यहां पर भी जो मदन सिंह है ये कहां के शासक हो जाएंगे? करौली के शासक हो जाएंगे 1927 में। तो करौली इसका आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अववा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? 1857 की बात हो रही है और विद्रोह यानी 1857 की क्रांति के समय अववा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। और मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? देखिए अववा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, उससे 6 सैनिक छावनियों में एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी उससे संबंधित है ये आपके कुशाल सिंह चंपावत। और 1857 की क्रांति के अंतर्गत राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था? आपका एरिनपुरा नाम का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो आपकी 21 अगस्त को हुई थी। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर क्रांति की शुरुआत या इनके जो सूत्रधार हैं मुख्य रूप से प्रारंभ में कौन थे, तो शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां, उनके द्वारा प्रारंभ में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में
खेरवा नामक स्थान के ऊपर जो क्रांतिकारी सैनिक हैं वो कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं और कुशाल सिंह चंपावत को ही क्रांति का नेतृत्व सौंप देते हैं। कुशाल सिंह जोधपुर राज्य के अवा ठिकाने के जागीरदार थे और एरिनपुरा जो छावनी है उसके सैनिकों ने ही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया था। हालांकि जो कुशाल सिंह चंपावत है इन्होंने क्रांति का जो केंद्र है वो आपका सोगाली माता मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर है उसको क्रांति का मुख्य रूप से केंद्र बनाया था। देखिए एरिनपुरा जब सैनिक छावनी के बारे में अपन पढ़ते हैं तो दो युद्ध पढ़ते हैं, एक तरफ तो आपका बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा आपका है चेलावास का युद्ध। एक है बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा है चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को और चेलावास का युद्ध होता 18 सितंबर को और 1857 की क्रांति की अपन बात कर ही रहे हैं। तो 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। इसे चेलावास के युद्ध को ही आवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए बिथोड़ा और चेलावास दोनों युद्ध में एक तरफ तो कौन थे आपके कुशाल सिंह चंपावत थे, दूसरी तरफ आपकी जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी। बिथोड़ा का युद्ध है जो कि 8 सितंबर को हुआ था, उसमें क्रांतिकारी और जोधपुर राज्य की सेना के मध्य युद्ध हुआ था और क्रांतिकारियों की सेना का जो नेतृत्व है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था और जोधपुर राज्य की जो सेना है उसका नेतृत्व है ओनाड सिंह पवार और कुशल राज सिंघवी के द्वारा किया गया था। और ओनाड सिंह पवार इस बिथोड़ा युद्ध के अंतर्गत मारे जाते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हीथकोट, वो भी इस सैन्य अधिकारी है हीथकोट, वो भी इस बिथोड़ा के युद्ध में मारा जाता है। फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ तो आपके कुशाल सिंह चंपावत होते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज राज्य और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना है उनके मध्य युद्ध होता है और क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व है वो कुशाल सिंह चंपावत करते हैं और अंग्रेज जो सैनिक है उसका नेतृत्व है राजस्थान के एजीजी कौन थे उसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और जो संयुक्त सेना है उसके मध्य यह युद्ध होता है और मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेकमोसन, वो मेकमोसन इस चेलावास युद्ध के अंतर्गत मारे जाते हैं और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है ये जान बचाकर इनको भागना पड़ता है और इस चेलावास युद्ध को ही मारवाड़ के गीतों के अंतर्गत काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है और इस चेलावास युद्ध को ही आवा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि मारवाड़ के अंतर्गत जो रेबारी जाति है वो मेकमोसन को वर्तमान में एक लोक देवता के रूप में पूजती है और इस एरिनपुरा छावनी या यूं कहें कि इस आवा के अंतर्गत जो सेनापति हैं जिन्होंने इस क्रांति का दमन किया था तो वो कौन थे आपके होम्स थे। होम्स नाम के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर क्रांतिकारी जो सैनिक है उनका दमन करने का कार्य किया था। होम्स ने 24 जनवरी 1858 को आवा या जो आवा दुर्ग है उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन होता है। टेलर आयोग के ने सबूतों के अभाव के आधार पर ही कुशाल सिंह चंपावत को क्रांति संबंधी जो भी गतिविधियां थी उनसे मुक्त कर दिया था और कुशाल सिंह चंपावत के बाद में आवा क्रांति का जो नेतृत्व है वो आसोप के जागीरदार थे शिवनाथ सिंह और लांबिया के जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, तो उनके द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत की जो मृत्यु है ये 1864 में हुई थी। कहां पर हुई थी? उदयपुर में, क्योंकि एक बार एग्जाम में शायद ये जेल प्रहरी की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था, तो उदयपुर में बिताया था। 1864 में उनकी मृत्यु हुई थी। अपना क्वेश्चन क्या था? कुशाल सिंह चंपावत को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो ये कोठारिया के रावत ने अपनी यहाँ पर शरण दी थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 में जीके का जो पेपर हुआ था उसमें आपको जो 15 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे गए थे पहले पेपर में, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे गए थे, तो उनके आंसर की के बारे में अपन ने बात की है।